Hello everyone, myself Kamal Kishore Sharma, your chemistry mentor, and today we are going to discuss about JEE mains and advanced level as well as NEET level question. और यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं कब कब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सो दैट यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और आपको एक मेथड आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि किस तरीके आप इन क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मेंशन है, ए हार्ड सब्सटेंस मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। ये मेल्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, एंड इट इज एन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर है इन बोथ सॉलिड एंड मोल्टन फॉर्म में। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दे रखी हुई है। तो सॉलिड कौन सा होगा आपका? दिस सॉलिड इज मोस्ट लाइकली टू बी। तो आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड है, या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, या कोवलेंट सॉलिड है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आयनिक सॉलिड तो मेल्ट करने पर क्या हो जाते हैं? कंडक्टिंग हो जाते हैं, इंसुलेटर नहीं होते ये। सॉलिड फॉर्म में ये इंसुलेटर होते हैं, पर जब इनको मेल्ट करते हैं तो ये कंडक्टिंग बन जाते हैं। मेटेलिक सॉलिड तो आपके कंडक्टिंग होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी लिक्विड में भी। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये इंसुलेटर होते हैं दोनों फॉर्म में, सॉलिड में भी और मोल्टन में भी। पर ये खास बात होते कैसे हैं? सॉफ्ट होते हैं, नॉट हार्ड। ठीक है, ये सॉफ्ट है तो ये तो आएंगे नहीं। फिर लास्ट वन बचा आपका ऑप्शन कौन? कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड में हम जानते हैं कि बहुत हार्ड होते हैं कोवलेंट सॉलिड, ड्यू टू द नेटवर्क स्ट्रक्चर लाइक डायमंड। तो वहां पे ये देखा गया है कि ये क्या होते हैं? इंसुलेटर रहते हैं, चाहे आप इनको मेल्ट कर दें, चाहे ये सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे ये मोल्टन फॉर्म में हो, और दे रिमेन एज इंसुलेटर। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो यहाँ पे ये आएगा, ग्रेफाइट इज आल्सो कोवलेंट सॉलिड। तो इसका एक्सेप्शन केस है ये, कोवलेंट सॉलिड इसका सही आंसर है। तो योर आंसर इज डी। डी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टोटल नंबर ऑफ सी सी सिग्मा बॉन्ड्स इन मेसिटाइल ऑक्साइड। तो मेसिटाइल ऑक्साइड का, और राउंड ऑफ में आपको इंटीजर में नंबर देना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो मेसिटाइल ऑक्साइड का पहले आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। मेसिटाइल ऑक्साइड एक केटोन होता है ये, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड केटोन होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखिए, C6 है तो 6 कार्बन हम लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसमें केटोन इस तरह के लगा देंगे, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन लग जाएंगे 3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, और यहाँ भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं, मतलब मिथाइल ग्रुप लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ भी आपका मिथाइल, मैंने ताकि स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा ताकि आपको बॉन्ड काउंट करने में क्या हो, ईजी हो। अब इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पूछे हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड है भैया ना, ये सारे क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड हो गए। और ये कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा इसमें, और ये कार्बन हाइड्रोजन है तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये भी सिग्मा, और ये का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, और ये बाकी हाइड्रोजन। तो अब इसके आप बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। 3 तो यहाँ आ गए आपके, 3 3 6, और ये 7, और ये 8 9 10 11 12, 12 और 3 13, तो 3 16। तो इसका सही आंसर है 16 सिग्मा बॉन्ड, 16 होंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अगर आप उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है तो ये लिख लें, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है CH, और ये डबल बॉन्ड C, केटोन ग्रुप रहता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड, और ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड केटोन होता है ये। तो ये मेस्टाइल ऑक्साइड का फार्मूला भी आपको मैंने बता दिया था। उसमें C6 है, 6 ही कार्बन है। देखो, अब कार्बन काउंट कर सकते हैं, 6 कार्बन है इसमें, और हाइड्रोजन कितने होंगे? 10। तो ये हाइड्रोजन भी आपके 10 हो गए, और O। तो इस तरीके से आपको, तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आने चाहिए, तभी आप बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, आगे रीड करिए क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, दिस वन, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड इन द लिक्विड फॉर्म। ये सारे आपको लिक्विड फॉर्म में दे रखे हैं। व्हेन ए चार्ज कॉम्ब इज ब्राउट नियर द फ्लोइंग स्ट्रीम। अगर हम लिक्विड फॉर्म में इसको, इसकी एक ब्यूरेट से इसको, इनमें से किसी भी लिक्विड को गिराएं और एक रब्ड कॉम्ब उसके पास लाएं जो चार्ज कॉम्ब है, तो उसमें डिफ्लेक्शन होगी। तो किस किस लिक्विड में डिफ्लेक्शन हो सकती है? कैसे पता करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को क्रैक करने का एक ही बहुत बढ़िया तरीका है। वही मॉलिक्यूल क्या करेंगे? डिफ्लेक्शन शो करेंगे, जो जो क्या होंगे? चार्ज होंगे। चार्ज बोलने का मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए? डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी तो समझो वो कॉम के पास जाके क्या करेंगे? थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेंगे और अट्रैक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा, किस किस में O2 देखो होमोटोमिक है, ये तो होगा ही नहीं। HF डाइपोल होता है इसमें, ये आएगा। H2 में भी डाइपोल होता है, ये भी आएगा। अमोनिया में भी डाइपोल होता है, ये भी आएगा। H2O2 में भी डाइपोल होता है, ये भी आएगा। CCl4 नहीं आएगा, क्योंकि CCl4 का नेट डाइपोल 0 हो जाता है। CH3L3 भी आएगा इसमें। बेंजीन नहीं आएगा,
बेंजीन में डाइपोल नहीं होता है, और ये क्लोरोबेंजीन आएगा क्योंकि इसमें डाइपोल होता है। सबके स्ट्रक्चर देख लो आप, किस किस में डाइपोल होता है, तो आप बता सकते हैं जिनमें डाइपोल है वही आएंगे। तो कितने हुए डाइपोल वाले? 1 2 3 4 5 6। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? 6 ऐसे लिक्विड है इसमें से, लिक्विड फॉर्म में जो आपके मॉलिक्यूल है, जो क्या करेंगे? डिफ्लेक्शन शो करेंगे। और कौन नहीं करेगा? O2 नहीं करेगा, और एक CCl4, क्योंकि CCl4 का स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल होता है, और एक बेंजीन, बेंजीन का भी देखो डाइपोल, नेट डाइपोल कहीं भी नहीं होता है। ये सारे क्योंकि सेम ही कार्बन लगे हुए हैं और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं आ रहा, तो डाइपोल बनेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आइंस। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? जिनमें सेम नंबर ऑफ आइंस हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है 2008 मेंस में। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में देखिए, ये आप देख सकते हैं, यहाँ तो बड़े डिफरेंट हो गया ये तो। इसमें ये नहीं आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, इसमें यहाँ ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, बाकी सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। यहाँ भी देखो लिथियम प्लस आ गया, नहीं है, ये है। फिर इसमें देखो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है सब में। नाइट्रोजन में 7 और 3 इसने लिए तो 10 हो गए, ऑक्सीजन के 8 होते हैं, 2 इसने लिए तो 10 हो गए, एफ के पास 9 होते हैं, एक इसने लिया 10 हो गए, और सोडियम के पास 11 थे, एक दे दिया तो 10। सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये सारे। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक आएगा। मूव टू नेक्स्ट वन। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेनिंग नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इनमें से कौन सा नॉन कोवलेंट बॉन्ड वाला है? तो बहुत ईजी है। नॉन कोवलेंट बॉन्ड किसमें होगा? जो आयनिक होगा। तो इसमें सिर्फ यही लग रहा है पोटाशियम क्लोराइड, क्योंकि पोटाशियम एक मेटल है और Cl क्या है? एक नॉन मेटल है, तो यही आयनिक है। बाकी ये सारे, ठीक है, ये सारे क्या, जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं सारे क्या है? कोवलेंट बॉन्डेड वाले हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा सही आंसर। तो इस तरीके से इस स्लाइड में हमने जो क्वेश्चन देखे इंपॉर्टेंट है। मूव टू नेक्स्ट वन। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे कैसी है। यहाँ पे दे रखे हैं आपके पास, इनमें आपको बताना कि किसकी। तो ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं। देखिए हम जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ निकालें NO के ऊपर, तो NO के ऊपर +2 चार्ज आएगा इसमें। यहाँ पे N के ऊपर +4 चार्ज आएगा। यहाँ N2O4 के ऊपर यहाँ +1 चार्ज आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? 2 +5 आएगा। तो नंबर 1 आया ये, फिर नंबर 2 आएगा ये, नंबर 3 ये, और नंबर 4। तो इसमें देख सकते हैं कौन सा आएगा। नंबर 1 मैंने NO3, फिर नंबर NO2, तो ये आएगा इसका बी ऑप्शन। इसको बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आता होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 2021 में ये मेन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सभी के नाइट्रोजन के आप क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसके बाद अरेंज करेंगे। आगे मूव करते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज बिलो हैव द 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर सेंट्रल एटम इज। तो ऐसे इनमें से आपने ऐसे मॉलिक्यूल्स बताने हैं जिनके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं, 2 लोन पेयर। तो बहुत ईजी है, ये भी आपका 2021 में मेन में एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ भी आपके पास 2 लोन पेयर आएंगे SF4। आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। इसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी यहाँ पे? Sp, क्योंकि सल्फर की क्या होती है 6 और 6 4 10, Sp3D आएगी। और यहाँ 4 है, तो यहाँ पे टोटल 5 है, इसमें नहीं आएगा। इसमें एक अनपेड लोन पेयर आ रहा है। Bf4 में नहीं आता है। Clf3 T शेप होती है, इसमें आते हैं 2, क्योंकि इसका जो आता है वो उसमें हाइब्रिडेशन आएगी Sp3D। अब यहाँ जुड़े कितने हैं? देखो 3, जबकि नंबर क्या आ रहा है आपका? 5। हाइब्रिडेशन का नंबर कितना आपका? 5। और यहाँ बॉन्ड कितने हैं? 3। तो 5 में से 3 कितने आए? 2 लोन पेयर आ रहे हैं इसमें। आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड में 1 लोन पेयर आता है। PCl5 में कोई लोन पेयर नहीं आता। BrF5, तो BrF5 को देख लेते हैं। 7 और 5 12, नहीं, इसमें 1 लोन पेयर आएगा। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, इसमें 8 4 12, इसमें आएंगे, इसमें 2 लोन पेयर आएंगे, और इसमें नहीं। SF6 में कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो मैंने आपको सारे बता दिए किस किस में लोन पेयर होता है। एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से मैंने क्रैक किया क्वेश्चन। इसमें 1 लोन पेयर होता है, देख सकते हैं इसकी आती ज्योमेट्री Sp3D, ठीक है, पर इसमें 4 जुड़े हुए हैं तो 1 ही लोन पेयर आया। इसमें तो कोई लोन पेयर होता नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें आपका लोन पेयर आ रहा है, T शेप रहती है इसकी, और इसमें ये आपका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, और इसकी T शेप आती है। 2 लोन पेयर होते हैं इसमें, तो इसमें 2 लोन पेयर, तो एक आया आपका ClF3, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। ठीक है, इसमें नहीं होता, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। इसमें आपके 1 लोन पेयर है। और जिनॉन, ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसमें 2 लोन पेयर रहते हैं ऐसे। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, इसमें एक ऊपर लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर वाले सिर्फ यही हैं, बाकी SF6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। सिर्फ आपका जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और एक आपका ClF3 आया, 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं। तो इसका सही नंबर आएगा आपका 2। ठीक है,
इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन, द करेक्ट स्टेटमेंट ICl5 एंड IC4 नेगेटिव। IC4 नेगेटिव, IC4 नेगेटिव दे रखा हो यहाँ पे। दिस कंपाउंड, ये तो कंपाउंड आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, कार्बाइड तो ऐसा होता ही नहीं आयोडीन का, तो ये शायद ICl4 नेगेटिव है ये। ठीक है, ICl4 नेगेटिव होगा, कहीं मिस प्रिंटिंग होगा, सर क्वेश्चन देखना पड़ना मुझे दोबारा। पर इसकी अगर ये ICl4 नेगेटिव होता है तो किस तरीके से इसको हम करते हैं, पहले ICl5 की देखते हैं जरा। ICl5 में देखो 7 5 12, टोटल आपका इसका हाइब्रिडेशन नंबर कितना आ रहा है, 6 में से आपके कितने बॉन्ड बने हैं, 5, तो एक लोन पेयर होगा इसमें, और 5 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। तो कुल मिला के इसकी जो शेप रहेगी वो आपकी रहेगी स्क्वायर पिरामिडल। कैसी रहेगी इसकी, एक लोन पेयर रहेगा और स्क्वायर पिरामिडल रहेगी इसकी। तो ICl5 की जो शेप पता लगी कैसी रहेगी, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर ऊपर ऊपर इस तरह का पिरामिड टाइप। अच्छा जी, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अब हमारे को मिला ICl4 नेगेटिव। ICl4 नेगेटिव की कैसे हम करेंगे, इसका हाइब्रिडेशन में निकालते हैं। ICl में हमारा बैलेंसी 7 होती है इसकी। ठीक है, और 7 बैलेंसी इसकी, तो इसमें आपके Cl कितने जुड़े हैं, 4, 7 4 11, और इसमें एक और प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो 12, तो 6 आया इसमें भी। पर यहाँ जुड़े कितने हैं, 4 जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं ना Cl, तो 4 चले गए तो 2 लोन पेयर आएंगे इसमें, तो 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, कैसी रहेगी इसकी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर। कैसी होगी इसकी, स्क्वायर, ऊपर लोन पेयर नीचे लोन पेयर, इस तरीके से रहेगी। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी, तो डेफिनेटली आपके पास इसका ऑप्शन ये होगा, ICl5 is square pyramidal and ICl4 नेगेटिव इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं हाइब्रिडेशन से। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे मेंशन है, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाया हुआ यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करेंगे, द आयन दैट हैज sp3d2 हाइब्रिडेशन। तो ये तो निकाल सकते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन है इसमें, ये 2019 मेन में आया हुआ है। तो आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। यहाँ 7 2 9 और 1 10 नहीं आएगी इसमें आएगी sp3d आ रही है। Br 7 और 2 9 1 10, इसमें भी sp3d आ रही है। यहाँ भी 7 4 11 12, इसमें आएगी आपकी sp3d क्योंकि इसमें नंबर 6 आ रहा है। और यहाँ तो ज़्यादा आएगी sp3d3 आ रही है इसमें। तो आपका यही आंसर है C, ICl4 नेगेटिव। अभी हमने डिस्कस भी किया, ICl4d2 आएगी इसमें। ठीक है, इसमें आ रहा है ना 6 नंबर आपका, तो क्या आएगी, sp3d2 आएगी इसमें। अभी हमने डिस्कस भी किया ये वाला ICl4 नेगेटिव। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये आयनिक स्पीसीज है ये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, दिस वन। ओके, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वन। ये BBT हाइब्रिडेशन और वेस्पर थ्योरी से उठाए गए हैं। सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर। इसमें 2 लोन पेयर दे रखे हुए हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर इज गिवन एंड 3 सिंगल बॉन्ड हो। अगर 2 लोन पेयर हों और 3 बॉन्ड पेयर हों तो टोटल कितना हो गया, 5, और 5 के लिए क्या होती है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब लोन पेयर कहाँ रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो अगर लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में रहते हैं आपकी, तो इस तरीके से रहेंगे, ये 2 लोन पेयर आगे, यहाँ आपका सेंट्रल एटम है, तो ये आपके बॉन्ड पेयर इस तरीके से रहेंगे। फिर एक आपका ट्रायगोनल इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेंगे, 2 आपके एक्सियल पोजीशन में रहेंगे। तो आपकी शेप कैसी नजर आ रही है, टी शेप। तो टी शेप आएगी इसकी। अगर 2 लोन पेयर हों और 3 बॉन्ड पेयर, टोटल हो गए 5, ज्योमेट्री वही रहेगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। पर आपकी शेप क्या जाएगी, आपकी टी शेप। अगर आपके पास 3 लोन पेयर हो जाएं और 2 बॉन्ड पेयर, तो आपकी ज्योमेट्री शेप क्या आएगी, लीनियर। अगर आपके पास 1 लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर हो, तो आपकी कैसे रहेगी, ये सीसा। तो ये डिस्कस कर चुके हैं हम सारे क्वेश्चन पहले, जो प्रीवियस स्लाइड्स मैंने बनाई थी आपके सामने, जो वीडियो बनाए थे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा जो आपका स्पीसीज है लीनियर है। लीनियर आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर है, तो ये तो अभी इवेंट होता है, ये भी नहीं होगा, इसकी आप देख सकते हैं। ठीक है, और NO2 ये भी नहीं होगा, आप इसके स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से। अब बचा आपके पास क्या, ये वाला N3 नेगेटिव, तो एचाइडाइन है ये। N3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपको, इस तरीके से रहता है N3, यहाँ 3 N होते हैं,
और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज। इसका मैं स्ट्रक्चर ही बना के दिखाता हूँ आपको। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से रहता है ये, ठीक है। और ये इसका तो यही लीनियर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने 2 आए देखो, और ये 2 की 2 पाई बॉन्ड है, तो डेफिनेटली ये कैसा रहेगा आपका sp, तो यही रहेगा लीनियर। बाकियों की आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, इसकी sp2 हाइब्रिडेशन आती है, इसमें भी आप निकाल सकते हैं, इसमें भी आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। ये बेंड शेप रहता है इसका भी। तो डेफिनेटली आप इनके स्ट्रक्चर आप लूज डॉट से बनाए चाहे आप हाइब्रिडेशन से निकालें, आपके पास यही आएगा एजाइड N3 नेगेटिव, जिसमें आपका जो मॉलिक्यूल है वो डेफिनेटली जो कैसा नजर आएगा आपको लीनियर में, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में आपको पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी डिवाइड क्यू। यहाँ पे पी क्या है और क्यू, पी और क्यू क्या है, टोटल पी पाई डी पाई बॉन्ड, और क्यू जो है वो कितने sp3 हाइब्रिडाइज एटम है इसमें। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें आप पहले आप स्ट्रक्चर आपको दे रखा हुआ है, तो पी हम जानते हैं सल्फर ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, वो कौन सा बॉन्ड होता है, सल्फर के पास डी पाई ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन के पास पी, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड है। देखो सल्फर ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ कितने हो गए, एक बॉन्ड ये, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 6 तो आ गया आपका क्या, पी नंबर कितना आ गया आपका 6। अब निकालना में क्यू नंबर, तो क्यू क्या आपका कि कितने इसमें sp3 हाइब्रिडाइज है, तो हम जानते हैं सल्फर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, देखो 1 2 3 4, बाकी ये 2 वाले इसके साथ पाई हैं ये, ठीक है। हमने पाई बॉन्ड, क्योंकि जब भी किसी एटम्स के बीच में अगर 2 बॉन्ड हों तो एक उसमें सिग्मा होगा, दूसरा पाई होता है, तो यहाँ तो सिग्मा 4 है, तो ये sp3, इसका मतलब सल्फर क्या है यहाँ पे sp3 है, जितने भी सल्फर हैं वो sp3 वाले हैं, ठीक है। तो sp3 वाले सल्फर है, तो आप बता सकते हैं। और sp3 के साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या है आपका, ऑक्सीजन की तुम अगर हाइब्रिडेशन निकालो ये भी क्या आएगी, sp3 आएगी, चेक कर सकते हैं आप ऑक्सीजन को भी, ठीक है। डबल बॉन्डेड वाले नहीं, जो बीच इस सल्फर के साथ कनेक्टेड है, उनकी हाइब्रिडेशन में क्या आएगी, sp3 आएगी आपकी, ठीक है। तो आपके पास देखो 3 सल्फर है और 3 ही क्या ऑक्सीजन है, ये वाला नहीं है अभी, ये नहीं है जो आप बाहर वाले जो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अगर तुम स्ट्रक्चर को ढंग से देखें तो ऑक्सीजन भी और सल्फर भी sp3 हाइब्रिडेशन वाले हैं, तो यहाँ पे 6 ऐसे आइटम आ गए जो sp3 वाले, तो क्यू भी, और तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो कितना है, नंबर 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 6 आपका पी नंबर 6 आ रहा है, क्यू नंबर भी 6 आ रहा है। पी है क्या, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, और पी पाई डी पाई सल्फर कितने बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। और जो sp3 वाले आइटम्स हैं वो कितने टोटल 6 हैं वो भी, क्योंकि सल्फर 3 सल्फर है और 3 ही क्या ऑक्सीजन, टोटल क्या हो गया 6, तो ये भी 6 ही हैं। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर, the intermolecular interaction is dependent on the inverse cube of the distance between the molecule। तो जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो इनवर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करती हैं। डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं या डी से डिनोट कर सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे स्क्वायर पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस या फिर क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। तो आयन आयन इंट्रैक्शन जब भी होती है, मान लो आपके पास सोडियम आयन है और Cl नेगेटिव आयन है, तो आयन आयन इंट्रैक्शन जब होगी तो वो ऐसे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, सिंपल, ठीक है। अगर आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होगी आपकी, जैसे आपके पास मान लो HCl है और उसमें सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन और HCl में डाइपोल बन रहा है, जबकि सोडियम आयन में क्या है, ये आयन है आपका, तो इसके बीच में जब इंट्रैक्शन होगी वो डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा, लंदन फोर्सेस बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। ये ऐसे जो फोर्सेस होती हैं ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के बीच में होती हैं, और ये 6 पावर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6 पावर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ये लंदन फोर्सेस के लिए। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो डाइपोल बनेगा उस मॉलिक्यूल में भी और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी, जहां भी हाइड्रोजन लगा होगा वहां भी डाइपोल होगा, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग रहती है वो क्यूब रूट पे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, नॉट क्यूब रूट, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। तो इस तरीके से इसका सही आंसर जो रहेगा आपका, योर आंसर विल बी दिस वन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, ये आंसर रहेगा आपका, ये आंसर रहेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन अ सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल
आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल मॉलिक्यूल पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट एट रूम टेम्परेचर। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट आपके चारों के चारों मॉलिक्यूल में होना चाहिए। तो कौन सा सेट है इसमें? ए सेट दे रखा है, बी है, सी है, डी है। तो चलिए पहले ये देखते हैं, पहला वाला सेट देखते हैं। SO2 बैंड ज्योमेट्री होती है, डेफिनेटली यहाँ बनेगा, डाइपोल बनेगा इसमें। और ये क्लोरोबेंजीन में भी डाइपोल होता है, आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल में डाइपोल बनता है इसमें। और H2S इसकी बैंड ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और बैंड शेप रहती है इसकी। तो यहाँ भी डाइपोल बनेगा आपका सेलेनियम हाइड्राइड में। और BrF5 का स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, यहाँ भी आपका डाइपोल। तो यहाँ तो पूरे ही चारों के चारों मॉलिक्यूल में डाइपोल बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा। चलो नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ BeCl2 लीनियर नहीं बनेगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा। CO2 भी लीनियर होता है, नहीं बनेगा। BCl3 ट्राइगनल प्लेनर, नहीं, नेट जीरो हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म में होगा यहाँ पे CHCl3। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी NO2 अमोनिया और POCl3, और ये आपके पास दिया हुआ ये, तो इसमें नहीं होता, ठीक है। इसका अगर आप देखें तो ये नेट कैंसिल हो जाता है। यहाँ अमोनिया में डाइपोल होता है। NO2 की अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपकी जो शेप बनती है भी आपकी लीनियर, इसमें भी नहीं होगा डाइपोल। तो सिर्फ अमोनिया और POCl3 में ही बनेगा आपका डाइपोल, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे BF3 में नहीं होता डाइपोल, O3 में डाइपोल होता है, SF6 में नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, और ज़ीनॉन टेट्रा हेक्साफ्लोराइड में भी नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे सिर्फ यही मॉलिक्यूल इसका जो आंसर रहेगा, वो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका फर्स्ट ए इज राइट आंसर जहाँ पे। और ये क्वेश्चन आया भी आपका 2019 एडवांस में। तो दिस मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे चार जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे डाइपोल देखा गया है। आगे चलते हैं। अमंग द स्पीसीज गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज दे रखे हैं, कुछ एक मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कुछ एक आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं। आपने देखना इसमें कितने ऐसे जो मॉलिक्यूल और स्पीसीज हैं जो डायमैग्नेटिक हैं। तो हाइड्रोजन एटम डायमैग्नेटिक नहीं होता है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। NO2 मॉलिक्यूल देखा जाए तो NO2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मोनोमर है ये। मोनोमर में इस तरह होता है, ये N के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड आयन भी आपका वीकली पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो वो सुपर ऑक्साइड बन जाता है। और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग 2p में रह जाता है, तो पाई 2p में। तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होगा। देख लें आपका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम में। डायमेरिक सल्फर, देखो वेपर फेस में जो भी डायमेरिक सल्फर होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, इतना याद रखें आप बच्चा, क्योंकि सल्फर भी एंटी बॉन्डिंग में S2 जो होता है, सल्फर ऐसा डायमेरिक होता है S2 में। इसका जब आप बनाएंगे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, तो एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, ठीक है। इसका डायग्राम सिमिलर टू ऑक्सीजन की तरह बनता है इसका भी। जैसे O2 होता है वैसे ही S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है, वो वेपर फॉर्म में, वेपर फेस में। Mn3O4 में अगर देखा जाए, इसमें दो तरह के आयन होते हैं, Mn2+ एंड Mn3+। तो हम जानते हैं मैग्नीज की जो कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, 3d5 और 4s2 सॉरी। तो अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, देखो, तो ये Mn2+ बनेगा, तो 3d5 तो अनपेयर्ड, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब भी इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अभी तक जितने भी मिले हमें पैरामैग्नेटिक मिले। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट ये हमारा है अमोनियम फेरिक क्लोराइड है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ नजर आ रहा है आपको। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए अगर आपका एनाइन देखा, अमोनियम तो नहीं होगा, FeCl4, और यहाँ पे चार्ज होगा 2 नेगेटिव। इसमें अगर देखा तो इसका ऑक्सीजन नंबर कितना निकलेगा, इसका ऑक्सीजन नंबर निकलेगा +2। आयरन यहाँ +2 से, हम जानते हैं आयरन का क्या रहता है, आयरन का होता है 26। तो इसका जो रहता है वो आता है आपका 4s2 और 3d6, आयरन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो आपके पास डी में कितने हैं, 6, तो उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ये पैरामैग्नेटिक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी अगर आपके पास देखा जाए तो आपके पास कौन से आयन होगा इसमें, इसमें अगर आप आयन देखा जाए तो आपके पास कौन सा आयन होगा, देखिए यहाँ होगा जो बनेगा वो बनेगा निकिल ऐसे NiCl4, और यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी इसका ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे तो +2 आएगा। देखो निकिल का ऑक्सीजन नंबर निकाल सकते हैं, +2 आएगा। अब हम जानते हैं कोबाल्ट निकिल,
28 में क्या आता है 3d8 और 4s2। अब यहाँ से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसका आएगा 3d8, तभी इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है। तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। अब आता है K2MnO4, तो अगर हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो क्या आएगा, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6, निकाल के देख सकते हैं आप। इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, इसके ऊपर +1 चार्ज, तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये आएगा +6। +6 में देखते हैं, चलिए +6 में अब Mn का जो होता है वो क्या होता है 3d, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है Mn का 25 इसका एटॉमिक नंबर रहता है, तो 3d5 4s2 होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम निकाल के देखते हैं तो K2MnO4 में जो Mn का, तो ये कितना रहेगा, क्रोमियम के बाद आता है ना ये 25, तो इसमें अब हम कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से कितने निकलेंगे, तो ये 3d1 बचेगा इसमें, क्योंकि 7 है ना इसमें, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक है, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक है। अब हमारे पास K2Cr, ये आपका शायद होगा, तो यहाँ पे K2Cr2 में अगर हम क्रोमियम का निकालते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, पोटाशियम के ऊपर +1, तो क्रोमियम का क्या आएगा +6 ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्रोमियम का आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या होता है 3d5 4s1 होता है ना। अब यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 6 इलेक्ट्रॉन आपको, क्योंकि +6 है आपका, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो डी में कितने बचे 0, और 4s में तो 0 होंगे कि आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये आपका डाईमैग्नेटिक, तो एक ही आपका स्पीसीज है जो यहाँ पे डाईमैग्नेटिक है, बाकी ये सारे के सारे आपके क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पे, वो पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक में ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक, ये सारे ही के सारे आपके पैरामैग्नेटिक है, एक्सेप्ट K2Cr O4, पोटाशियम क्रोमेट जिसको हम कहते हैं, तो ये आपका डाईमैग्नेटिक है। तो इसमें एक इसका आंसर आएगा, इंटीजर में एक, तो एक ही ऐसा स्पीसीज है जो आपका मॉलिक्यूल है जो आपका डाईमैग्नेटिक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं दिस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन दे रखा है ड्यूरिंग द चेंज O2 टू O2 नेगेटिव इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम O2 में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और उसको क्या बनाते हैं O2 नेगेटिव बनाते हैं, तो हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो आपका जाएगा वो कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। एंटी बॉन्डिंग कौन सा, पाई का कौन सा, π*2px में जाएगा। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ जाएगा, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन अगर दूसरा एक और इसको 2 नेगेटिव करते हैं तो वो π2py में जाएगा, π*2py में। तो आपका डेफिनेशन इसको देख सकते हैं आप मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम में, क्योंकि O2 में जो आपके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें, एक π*2px में होता है एक इलेक्ट्रॉन, और एक π*2py में। दोनों का एनर्जी लेवल सेम होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप O2 की डायग्राम देखें तो एंटी बॉन्डिंग में, जब आप O2 को O2 नेगेटिव बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, तो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे आपके। तो इसको हम इस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो HF का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट क्यों होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। HF में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हमने डिस्कस किया हुआ है इस तरीके से। HF में क्या रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, जिसकी वजह से नज़दीक, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए हाइड्रोजन को, जो दूसरा हाइड्रोजन होता है HF के साथ जुड़ा, उसके साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द डाईमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। तो इनमें से कौन सा डाईमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक रहता है, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक रहेगा B2, ठीक है। सिर्फ ये रहेगा CO, अगर CO का डायग्राम देखें तो ये CO आपका क्या रहेगा, इसमें मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम इसको आप देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम अगर बनाना चाहें तो B2 में आप देखेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक रहता है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग में लेके एक इलेक्ट्रॉन रहता है। जब इसके p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं बोरॉन के, 2 बोरॉन एटम के, तो आपके जो बॉन्डिंग बनते हैं ऑर्बिटल π2p, एक कौन सा बनेगा, एक बनेगा π2px और दूसरा होगा
2p ये बॉन्डिंग वाले हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जब आपका p ऑर्बिटल से मिक्स होगा तो ये कहाँ जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक तो ये दोनों अनपेयर्ड हो गए, तो डेफिनेटली ये भी पैरामैग्नेटिक हुआ, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। O2 तो जानते हैं पैरामैग्नेटिक, एंटी बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें। तो ये CO रहा, देखो CO जो होगा आपका, CO का डायग्राम आप जब बनाएंगे आप मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, तब भी इसमें आपके पास क्या आएगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये दिस इज टोटली कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका वो डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। आगे चलते हैं 36, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज बाय एनाइन फॉर्मेशन। एनाइन फॉर्मेशन से स्टेबलाइज होगा, मतलब जब देखो इसमें अब इनकी अगर तुम मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम देखो C2 O2 NO और F2, तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो क्या बनता है, एनाइन बनता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बॉन्डिंग में, तो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो डिस्टेबलाइज होगा। तो यहाँ स्टेबलाइज पूछा हुआ है, तो स्टेबलाइज पूछा गया, तो इसमें आपको क्या देखना है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है। तो जब भी आप यहाँ देखेंगे इनके मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, यहाँ तो एंटी बॉन्डिंग में ऐड होगा, यहाँ भी आपका एंटी बॉन्डिंग में, और यहाँ भी आपका एंटी बॉन्डिंग में। बचा कौन, C2। C2 को जब भी आप C2 नेगेटिव या C2 2 नेगेटिव बनाओगे, ये आपका स्टेबलाइज होने वाला है। यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे, फिलहाल आपके इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे बॉन्डिंग में। अगर आप कार्बन का देखो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, तो P के जो आप ऑर्बिटल देखते हैं आप, जो मिक्स होते हैं आपके, ये कार्बन है कि, तो ये आपके पास इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो आपके बॉन्डिंग ऊपर वाले क्या बनते हैं, आपके एंटी बॉन्डिंग बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2। तो यहाँ देखो इस तरीके से, अब दोबारा आप इसको नेगेटिव बना रहे हैं, तो यहाँ ऐड होगा, फिर यहाँ ऐड होगा, तो बॉन्डिंग में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन फिलहाल आपके, ठीक है। तो C2 नेगेटिव हो या C2 2 नेगेटिव हो, C2 3 नेगेटिव हो, C2 4 नेगेटिव हो, सारे के सारे आपके 4 तक इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, तो डेफिनेटली स्टेबलाइज होगा आपका। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, योर आंसर विल बी दिस वन। आंसर क्या रहेगा आपका, C2। तो C2 आपका आंसर रहेगा। Which among the following molecules ion C2 2 negative, N2 2 negative, O2 2 negative, O2, which one is diamagnetic and has shortest bond length। तो हमने देखा शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ का अगर हम केस देखते हैं, जब हम जानते हैं O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था 2, पर O2 नेगेटिव का कितना होता है 2.1, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हो रही है, बढ़ जाएगा O2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं N2 का कितना होता है 3, N2 नेगेटिव बनाओगे तो फिर क्या होगा 2.5, फिर N2 2 नेगेटिव कितना हो जाएगा 1.5, पर यहाँ C2 2 नेगेटिव का देखो, और करना कि डायमैग्नेटिक होना चाहिए। डायमैग्नेटिक कहने का मतलब है कि आपका मॉलिक्यूल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये तो पैरामैग्नेटिक है, ये भी ये डायमैग्नेटिक है, पर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आपका ज़्यादा है, ठीक है। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर आपका। तो बॉन्ड ऑर्डर कब बढ़ेगा आपका, इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम क्रैक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल सीजियम ट्राइआइडाइड। तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल यहाँ देखा हुआ नहीं है, कोवलेंट मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि सीजियम मेटल है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, और आयोडीन भी इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है सीजियम ट्राइआइडाइड, ठीक है। तो एक आयनिक स्पीसीज है, इट कंटेन सीजियम प्लस आयन एंड I3 नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन ये रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बाकी इसमें है ही नहीं है, तो यही इसका आंसर राइट आंसर रहेगा। एक्चुअली I3 नेगेटिव आयन भी ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ऐसे देखना चाहे तो ये I2 प्लस I नेगेटिव होता है ऐसे, पर इसका सही आंसर यही, इट कंटेन सीजियम प्लस एंड I3। जब ब्रेक डाउन करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो सीजियम प्लस एंड I3 नेगेटिव आयन बनेगा इसमें। आगे देखते हैं, assuming the Hund rules that Hund's rules is violated, the bond order and magnetic nature of diatomic molecule B2। तो अगर Hund's rule वायलेट करें हम, Hund's rule कहता है कि जब भी आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल आते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आप उनको पहले सिंगली फील्ड करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको वायलेट करेंगे, हमारे पास अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल आएंगे तो हम उनको, उनमें जो पहले वाला आएगा उसको पहले पूरा फील्ड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। तो उसी हिसाब से आपका मॉलिक्यूल B2 क्या होगा, तो B2 हम जानते हैं, B2 के पास अगर हम उसके मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, तो आप पहले तो आपका 1s 1s आएगा, ठीक है।
फिर आपका 2s आएगा, इसका भी बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनता जाएगा से, ठीक है। ये आप जानते हैं कैसे, इसमें 2-2 होते हैं तो यहाँ भी 2-2 पूरे हो जाएंगे, तो यहाँ तो रूल लगेगा नहीं। आपका रूल कहाँ लगेगा, पी में, क्योंकि ये इसका पी है और पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जब ये मिक्स होंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 3 आपके पास बॉन्डिंग आएंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो पहले आएगा आपका पी वाले, उसके बाद 2pz आएगा, यहाँ भी आपका पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2pz, और ये आया आपके पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और ये आपके वही है पाई 2px पाई 2py, और ये वाला क्या आपका सिग्मा 2pz। तो देखिए 1-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ जा सकते हैं, अगर हुंड्स रूल लगाएं तो सिंगल सिंगल यहाँ फील्ड होंगे, पर आप हुंड्स रूल को वायलेट करना तो यहीं चलेंगे आपके, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो अगर आप हुंड्स रूल को वायलेट करते हैं तो ये डायमैग्नेटिक बन जाएगा, अगर हुंड्स रूल लगाते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होने वाला, बॉन्ड ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन आप कहाँ ऐड कर रहे हैं, वहीं ऐड कर रहे हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो बॉन्ड ऑर्डर मेन सेम। बॉन्ड ऑर्डर B2 का ऑर्डर क्या ऐसे क्या है 1, पर अगर हुंड्स रूल को वायलेट करते हैं तो B2 क्या बन जाता है आपका, डाई मैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है, ये डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये इसका रहेगा 1 एंड डाई मैग्नेटिक हो जाएगा आपका। अगर आप हुंड्स रूल नहीं लगाते उसको तो ये डायमैग्नेटिक, अगर हुंड्स रूल आप लगाते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, जो आप यहाँ डाल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी, और यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ आप ये 2 ऑर्बिटल है तो आपको ऐसे, तो ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। तो इसका सही आंसर ये है 1 एंड डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट मूव करते हैं। द स्पीसीज हैव पिरामिडल शेप, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो इसकी शेप नहीं होती पिरामिडल। BRF3 की शेप टी शेप होती है, इसकी नहीं, इसकी भी नहीं होती। अब ये भी आपका ट्रायंगुलर प्लेनर में आएगा ज्योमेट्री। OSF2 इसकी शेप आएगी आपकी ऐसी, इसमें एक लोन पेयर रहता है और यहाँ ऑक्सीजन रहता है, एक F है, ये आपका रहेगा दिस मॉलिक्यूल, आपका क्या रहेगा, ये पिरामिडल शेप में रहेगा। आप इसकी एवोडेशन निकाल सकते हैं सल्फर की, यहाँ आएगी sp3 एवोडेशन आएगी इसकी, ठीक है, और यहाँ इसकी आएगी sp2 हाइब्रिडेशन, और यहाँ इसकी आएगी sp3d हाइब्रिडेशन, और यहाँ भी इसकी क्या आएगी, सल्फर की 6 है तो sp2 आएगी। देखो तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये आपका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री वाला है, ये भी प्लेनर है, सिर्फ यही आया आपका sp3, और यहीं पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही पिरामिडल शेप देखने को मिलती है अगर एक लोन पेयर आ जाए तो। यहाँ एक लोन पेयर आ रहा है और 3 इसके साथ बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, एक डबल बॉन्डेड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और 2 फ्लोरीन आपके जुड़े हुए हैं, तो इसका सही आंसर ये रहेगा, आंसर डी रहेगा, सही है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है एज्यूमिंग 2s 2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, अगर आप 2s 2p मिक्सिंग नहीं करते हैं तो इनमें से कौन सा जो स्पीसीज दे रखा हुआ वो है पैरामैग्नेटिक पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं बेरिलियम Be2 मॉलिक्यूल। Be2 मॉलिक्यूल में तो आपके कैसे रहेगा, इसमें हम 2s, इसका 2s ही लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं Be में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें भी कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी Be एटम है, ये भी Be एटम है। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो आपके एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग। अब 2 और 2 कितना हो गए 4, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपका सिग्मा 1 है, सॉरी 2s है, और ये आपका सिग्मा स्टार क्या आएगा आपका 2s। तो बॉन्ड ऑर्डर्स में तो क्या आ रहा है आपका, वो तो 0 ही आएगा, ठीक है। B2 में भी क्या आ रहा है आपका 0 ही आएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें पूछा गया कि क्या पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेट नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी पेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी पेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेट डाई मैग्नेटिक है। कैसा, ये डाई मैग्नेटिक। अच्छा सेकंड देखते हैं B2 में भी क्या होता है, B2 में आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इस तरह कैसे रहता है B2 में भी, B2 का ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। तो B2 में आपका 2s तो भर जाएगा, आपके पास P आएगा, P मैं लास्ट में जा रहा हूँ सीधा, नीचे वाले मैंने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग डिस्कस नहीं की है, जैसे 1s 2s, मैं सीधा 2p में बता रहा हूँ। तो 2p में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी एक, तो हम बना रहे हैं
कौन सा B2। तो ये जब मिक्स होंगे, अब यहाँ पे 2s2p मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो जब 2s2p मिक्सिंग नहीं होती है तो आपका नीचे क्या आएगा, सिग्मा 2pz आएगा नीचे, और इससे ऊपर कौन से आएंगे बॉन्डिंग में, पाई 2px और पाई 2py, और यहाँ भी आएगा आपका ये एंटी बॉन्डिंग हो गए, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और ये आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। अब चलो फिल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 कहाँ फिल होंगे, यहीं फिल हो जाएंगे दोनों नीचे वाले में। तो भी क्या आएगा आपका, डाईमैग्नेटिक ही आएगा, क्योंकि इसमें भी आपका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग में ना ही एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ तो आपके नीचे ही फिल हो गया आपका। अगर आपकी 2s2p मिक्सिंग होती तो ये वाले नीचे आ जाते हैं आपके ऑर्बिटल, और सिग्मा 2pz ऊपर होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं C2 में। C2 में इसी में बना लेते हैं C2 को भी। C2 में क्या होगा हमारा, C2 में अगर हम देखें तो ये आपका कार्बन है, दूसरा कार्बन, ये C2 बनेगा यहाँ पे हमारे पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो यहाँ फिल हो जाएंगे, 2 यहाँ फिल होंगे, 1 और 2, क्योंकि यहाँ होर्न शुरू लगेगा और सिंगल सिंगल यहाँ फिल्ड होंगे आपके। तो देखो C2 में भी, C2 आपका क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, तो C2 आएगा इसका आंसर, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम N2 को देखें तो N2 भी यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिए N2 बनाते हैं, N2 में कितना होते हैं, P में 3, तो यहाँ भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 3 3 कितना हो गए, 6, तो यहाँ पूरा ये फील्ड हो जाएगा, देखो बॉन्डिंग में चले जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। तो N2 डाईमैग्नेटिक होगा आपका, ये डाईमैग्नेटिक है, और B2 भी डाईमैग्नेटिक है, और B2 तो डाईमैग्नेटिक है ही है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है, सिर्फ C2 जो है वो है आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या आएगा, C2 आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। यहाँ कुछ एक स्पीसीज रखे हैं, लिथियम है, लिथियम के बाद लिथियम तो बनाते हैं, चलो एक लिथियम 2 बनाएंगे, एक लिथियम 2+ बनाएंगे, और एक लिथियम 2 नेगेटिव। तो लिथियम में पता हमें क्या, लिथियम का एक लिथियम का क्या होता है, 1s2 2s1 होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलो बनाते हैं, तो हम यही वाली मिक्सिंग करेंगे ऊपर वाली, इसमें हो सारा क्लियर हो जाएगा हमारा। हम 2s, ये भी 2s, और जब मिक्स होगा तो एक बॉन्डिंग बनेगा, और एक क्या बनेगा आपका, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक, तो ये सिग्मा 2s, और ये आएगा सिग्मा स्टार 2s, तो 1 1 2, तो यही फिल हो। ठीक है, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और ये बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया इसका। अब चलते हैं, हम बनाते हैं लिथियम, ये वाला बनाते हैं लिथियम 2+। लिथियम 2+ कैसे बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, 0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा आपका, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या बन गया, आपका ये लिथियम प्लस बन गया ये, और ये क्या आपका लिथियम है, तो बन जाएगा आपका लिथियम 2+। तो अब आपके पास यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा आपका, कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक, तो आपका आया 1/2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा लिथियम। तो लिथियम 2+ का कितना आया आपका बॉन्ड ऑर्डर, हाफ आया। अब हम बनाते हैं लिथियम, ये वाला, दिस वन, ये वाला बना रहा हूँ लिथियम। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे आपके पास इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इसको हम चेंज कर देंगे, इसको बना देंगे क्या, इसको बना देंगे हम ये। तो इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए, 2s में कितना हो जाएंगे यहाँ पे 2, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पे एक। अब यहाँ देखेंगे तुम, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2, ये भी हाफ 1/2 ही आएगा, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, और एंटी बॉन्डिंग में कितना, सिर्फ 1, तो हाफ ही आया। पर यहाँ देखने वाली बात है कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जब भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा लिथियम आएगा, Li2+, Li2 जो होगा ये ज़्यादा, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये स्टेबल होगा। उसके बाद आएगा आपका Le2+, और सबसे कम स्टेबल होगा Le2 नेगेटिव, Le2 नेगेटिव। तो यहाँ देख लेते हैं कहाँ आपका है स्टेबिलिटी, किस तरीके से यहाँ बनाई हुई है, ये है बी आंसर आएगा इसका। देखो सबसे कम कौन सा है, Li2 नेगेटिव, उसके बाद Li2+, फिर Li2। तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपको कि बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सिंपल पूछा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बोथ स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, इनमें से कौन सी स्पीसीज जो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम जानते हैं हीलियम तो एग्जिस्ट करता नहीं क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, जीरो, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, यहाँ हीलियम देखो, हीलियम ये है आपका, और H2+ भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। देखो H2+ तो एग्जिस्ट करेगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसमें भी प्लस बना दोगे, इसमें प्लस बना दोगे, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, जीरो। तो यहाँ भी क्या होंगे, जीरो। तो कहीं ना बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रहा, ना एंटी बॉन्डिंग में, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। H2+ और हीलियम ये दो एग्जिस्ट नहीं करते, बाकी एग्जिस्ट कर जाते हैं। इनके बॉन्ड ऑर्डर थोड़े कम हो सकते हैं, ये ज़्यादा हो सकते हैं, पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू एग्जिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर, इनमें से कौन डायमैग्नेटिक बिहेवियर है। तो O2 तो पहले लग रहा है पैरामैग्नेटिक होता है। O2 की फैमिली में सल्फर S2 बनता है, ये भी पैरामैग्नेटिक रहता है, इसमें अनपेड एंटी बॉन्डिंग में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। N2 आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। N2 का अगर आप देखें तो बॉन्डिंग में ही रहते हैं, π2px और π2py और σ2pz में रहते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। और C2 भी आपका आपके जो C2 में जो इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नीचे रहते हैं, π2px और π2py में दो दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी डायमैग्नेटिक था। इसमें दो आंसर आएंगे, ए और बी, ये दोनों डायमैग्नेटिक हैं, जबकि O2 और S2 के आपके पैरामैग्नेटिक हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस हेल्दी सेशन। आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो की फीडबैक जरूर डालें ताकि मैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इन वीडियोस में आपके लिए करूँ। थैंक यू वंस अगेन।